हेलो माय डियर लर्नर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रियंका करियर हब। कैसे हैं आप सब? बेटर। माय नेम इज प्रियंका पंजाबी। आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड विद 98 परसेंटाइल इन लेबर वेलफेयर कोड 55। करेंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन बीबीआईबी डिपार्टमेंट। सो फ्रेंड्स, आज हम जो है प्रैक्टिस एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एक सैंपल क्वेश्चन, जैसे एग्जाम में जिस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और उसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे, ऑप्शन का भी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं एंड अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, हायर एजुकेशन टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, स्वयं is the program initiated by Government of India and designed to achieve the six cardinal principles of education policy. Statement number 2, swayam has been developed cooperatively by Ministry of Human Resource Development, now Ministry of Education, and All India Council for Technical Education with the help of Infosys. So friends, स्टेटमेंट नंबर 1 में जो आपसे बोला गया है, स्वयं इज द प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिजाइन टू अचीव द सिक्स कार्डिनल। इसके जो है सिक्स कार्डिनल प्रिंसिपल नहीं है, थ्री कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। थ्री कार्डिनल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? थ्री कार्डिनल प्रिंसिपल है, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो आपका रॉन्ग होगा। एक्सेस, इक्विटी is the three cardinal principles given by the education policy. So statement number 1 is incorrect. Statement number 2, SWAYAM has been developed cooperatively by Ministry of Education, Ministry of Human Resource Development, now Ministry of Education, and All India Council for Technical Education with the help of Infosys. तो यहाँ पे होना चाहिए था माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि स्वयं जो डेवलप किया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि करंट में हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, विद द हेल्प ऑफ एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। बट यहाँ पे कंपनी जो इसमें इन्वॉल्व है वो है माइक्रोसॉफ्ट। तो बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, statement number 1, DD Gyan Darshan is a center on television channel telecasting from Doordarshan Kendra and IGNU. DTH channels are using a GSAT 15 satellite for program telecast in Swayam Prabha. So आपको इसमें से बताना है फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट, विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज इनकरेक्ट। So friends, according to the statement number 1, DD Gyan Darshan is a center on television channel जो है ये टेलीकास्ट करता है इग्नू एंड द प्रसार भारती। तो ये स्टेटमेंट जो होगा वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। डीटीएच चैनल जो कि स्वयं प्रभा के जो है, पहले जब स्वयं प्रभा के 32 चैनल थे उसके बाद इसको इंक्रीज करके 34 किया गया। अभी जो है 34 चैनल है स्वयं प्रभा में, राइट। इसे हम बोलते हैं स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा। रूरल एरियाज में जो स्टूडेंट्स दूर रहते हैं, जिसके पास शिक्षा और एजुकेशन नहीं पहुंच पाती है, तो उन्हें स्वयं प्रभा के डीटीएच चैनल के माध्यम से एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ये जो चैनल्स होते हैं ये 24/7 जो है अवेलेबल होते हैं, किसी भी टाइम पे स्टूडेंट्स जो है इसको देख सकते हैं एंड एजुकेशन ले सकते हैं। सो ये जो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो करेक्ट होगा। ये डीटीएच चैनल है जो जीसैट 15 सैटेलाइट के थ्रू टेलीकास्ट किया जाता है ऑल ओवर द इंडिया में। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज false and second is true. Option number 4 is the right answer. जीडी जिसे हम बोलते हैं ज्ञान दर्शन चैनल, जो एक मेजर माइलस्टोन है जो एजुकेशन टेलीविजन में वर्क करता है। ये जॉइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के साथ में मिलकर काम करता है, प्रसार भारती एंड इग्नू, प्रसार भारती एंड
इग्नू। आपसे क्वेश्चन में ये जो है हमारी नोडल एजेंसी है जो ऑल ओवर द इंडिया में टेलीकास्ट करता है टेलीविजन के थ्रू। यहाँ पे आपसे बोला गया था दूरदर्शन केंद्र, तो दूरदर्शन केंद्र जो है वो नहीं होगा। दैट्स वाई स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट। प्रसार भारती के साथ में इग्नू, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एमएचआरडी के थ्रू जो है ज्ञान दर्शन इंडिया में एजुकेशन प्रोवाइड करता है थ्रू द टेलीविजन और द टेलीकास्टिंग। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। Question number 3. Which of the following process for observational proposed by Bandura? Option number A. Attention, adoption, retention, behavior and behavior rehearsal and the motivation. So friends, अल्बर्ट बंडूरा ने जो है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी भी दी थी और इन्होंने ऑब्जर्वेशन को भी प्रपोज किया था। तो अकॉर्डिंग टू द अल्बर्ट बंडूरा उन्होंने जो है फोर पर्सपेक्टिव को डिफाइन किया था। वो है आपके अटेंशन, रिटेंशन, बिहेवियर एंड मोटिवेशन। वहां पे अडॉप्शन नहीं है। अटेंशन, रिटेंशन, बिहेवियर एंड मोटिवेशन, ए सी डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, उन्होंने कहा था कि हम कैसे ऑब्जर्वेशन करके लर्निंग कर सकते हैं, यानी कि कुछ सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कार ड्राइव करना सीखना है तो मैं अगर किसी पर्सन को कार ड्राइव करते देख रही हूँ तो ऑब्जर्वेशन से भी हम मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं। अटेंशन यानी कि पहले हम ध्यान देते हैं कि वो पर्सन कार कैसे ड्राइव कर रहा है, पहले हमने अटेंशन दिया। उसके बाद रिटेंशन यानी कि मेमोरी, हम उसको याद करते हैं कि उसने किस साइड हैंडल को मूव किया, कैसे ब्रेक लगाया, कैसे वो कार को ड्राइव कर रहे हैं। उसके बाद आता है आपका मोटर रिप्रोडक्शन, यानी कि हम बिहेवियर में उस मेमोरी को बिहेवियर में लाने की कोशिश करते हैं। देन उसके बाद जो लास्ट हमारा होता है मोटिवेशन, यानी कि हम मोटिवेट होते हैं जब हम कार चलाना सीख जाते हैं। दिस इज द लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन थ्योरी। इट इज प्रपोज्ड बाय द अल्बर्ट बंडूरा। 4 perspectives or 4 points are there in this theory: attention, retention, motor reproduction and the motivational process. Next, question number 4. Which of the following are the primary laws of learning? Primary law के क्या points है? Option number A, law of exercise. Option number B, law of partial activity. C, partial of readiness, partial of associative shifting and law of effect. तो law of effect में law of exercise आता है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यहाँ पे पार्शियल एक्टिविटी नहीं आएगी। किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अगर कोई नेगेटिव वर्ड्स दिया है तो डायरेक्टली उसको एलिमिनेट करो, क्योंकि लॉ ऑफ इफेक्ट में कभी भी हम लर्निंग में, लर्निंग का मीन्स होता है सिखाना, किसी पर्सन को टीच करना या उसको सिखाना, ये टीचिंग होगा। लेकिन अगर वो पर्सन खुद सीख रहा है, लर्न कर रहा है, जैसे कि स्टूडेंट्स, लर्नर, वो लर्निंग कर रहे हैं, तो ये कोई एक पार्शियल एक्टिविटी नहीं है। तो बी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस, राइट। लर्न करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। ये एक एक्सरसाइज है, ये एक एक्टिविटी है जो स्टूडेंट्स परफॉर्म करता है। लॉ ऑफ इफेक्ट, स्टूडेंट जब सीख जाता है, लर्न कर लेता है, तो उसका इफेक्ट आउटकम के रूप में निकल के बाहर आता है। यानी कि आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये एक एक्सरसाइज है, आप प्रिपेयर कर रहे हैं एंड आप एग्जाम के लिए रेडी हैं एंड आप प्रिपरेशन के लिए रेडी हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ इफेक्ट मीन्स आपने जो प्रिपरेशन की, जो आपने एक्सरसाइज की, उसका जो इफेक्ट है वो आपका यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद निकल के आएगा। So that is the primary laws of learning: exercise, readiness and the effect. Option number B is the right answer. Sorry, option number second is the right answer. Question number 5. Statement number 1. In synchronous communication between teacher and students does not occur at the same instant of time. Statement number 2. In asynchronous communication, interaction between teacher and students occurs at the same instant of time. So friends, synchronous, first of all, synchronous communication जब हम किसी पर्सन से ओरली कम्युनिकेट कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं या लाइव हम किसी पॉडकास्टिंग पे लाइव वीडियोस को देख रहे हैं,
तो वो सिंक्रोनस होता है। जिसका रिप्लाई इमीडिएट आता है वो सिंक्रोनस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी पर्सन को ईमेल किया, उसका रिप्लाई कुछ टाइम के बाद आता है, तो वो असिंक्रोनस कम्युनिकेशन होगा। रिकॉर्डेड वीडियो, असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। लाइव वीडियो, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। अगर हम किसी पर्सन के साथ में लाइव इंटरेक्शन कर रहे हैं, लाइव ओरली बात कर रहे हैं, तो वो आपका सिंक्रोनस होगा, जिसमें इमीडिएट फीडबैक आता है, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। फीडबैक इस इमीडिएट आएगा, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंक्रोनस। आइए अब हम देख लेते हैं स्टेटमेंट। In synchronous communication between teacher and student does not occur at the same instant of time. अगर टीचर एंड स्टूडेंट्स के साथ में, टीचर स्टूडेंट्स को टीच कर रहा है, उस टाइम पे उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होगा। यहाँ पे नॉट नहीं आना चाहिए था, दैट्स व्हाई स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट। In asynchronous communication, interaction between teacher and students occurs at the same instant of time. टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो सिंक्रोनस होगा। स्टेटमेंट नंबर 2 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। 2 is also incorrect. Option number second is right. Both the statement are false. Question number 6. Next question. When a sample is chosen because it is available to the researcher, it is known as option number 1 probability sampling, convenience sampling, systematic sampling and the objective sampling. क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सैंपल जो आप चूज कर रहे हो, इट इज अवेलेबल टू द रिसर्चर, वो रिसर्चर के पास इजीली अवेलेबल है, तो उस टाइप की सैम्पलिंग को हम क्या बोलते हैं? उस टाइप की सैम्पलिंग को फ्रेंड्स हम कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसका जो दूसरा नाम है, इसे बोलते हैं जजमेंटल सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग और द सब्जेक्टिव सैम्पलिंग, जिसमें बायसनेस होने के चांस होते हैं। और इस टाइप की सैम्पलिंग को बोलते हैं हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और द क्वालिटेटिव सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। कन्वीनियंस मींस रिसर्चर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डेटा को कलेक्ट करता है। यहाँ पे रिसर्चर को खुद भी नहीं पता होता कि वो जो डेटा कलेक्ट कर रहा है वो उसके रिसर्च के अकॉर्डिंग सही भी है या नहीं है। इसे बोलते हैं हम कन्वीनियंस। मींस रिसर्चर अपने कन्वीनियंट के हिसाब से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ सब्जेक्टिव एंड द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Different from being a normal distribution, if a curve is skewed on the right side, we call it positively skewed, negatively skewed, non-uniformity skewed and the platykurtic. So friends, ये जो कर्व होता है, हम इसको पहले से डिफाइन कर लेते हैं। ये जो साइड होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड में, इसे हम बोलते हैं नेगेटिव स्क्यू। नेगेटिव। राइट हैंड साइड में जो आपका कर्व होता है, इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूड। पॉजिटिव। जो नेगेटिव होता है वो इजी होता है, नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, बट पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द नेगेटिव स्क्यूड, राइट? नेगेटिव स्क्यूड। तो राइट हैंड साइड पे जो हमारा कर्व होता है वो डिफिकल्ट होता है। पॉजिटिव स्क्यूड हम इसको बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। जो कि कर्व कहाँ किसकी तरफ झुका होता है, इस तरफ राइट हैंड साइड पे, इसे बोलते हैं हम पॉजिटिव स्क्यूड। एंड नेगेटिव साइड पे जो हम हमारा कर्व जाके झुकता है उसे हम बोलते हैं, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके अगर मूव करता है तो उसे बोलते हैं हम नेगेटिव स्टेट स्क्यूड। यानी कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करना इजी होता है एज कंपेयर टू द पॉजिटिव स्क्यूड, राइट? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ANOVA is ANOVA is essentially
Okay, wait for some time. Okay, so we will discuss the next question. ओके, आंसर ये आपके सामने आ गया है. सो हम डिस्कस कर रहे थे अनोवा टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, राइट? ANOVA is essentially procedure for testing the difficult difference among different groups of data for homogeneity. Statement number 2 में आपसे बोला गया है using ANOVA one can draw a inference about whether the samples have been drawn from population having the same mean. So friends, ANOVA जो होता है हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है जिसमें हम ग्रुप बना के जो है डेटा को कलेक्ट करते हैं और ये जो होता है होमोजीनियस डेटा होता है. स्टेटमेंट नंबर 1 में आपसे बोला गया एनोवा इज एसेंशियली प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग द डिफरेंस अमंग डिफरेंट ग्रुप. एनोवा एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम टेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में जिसमें डेटा जो होता है होमोजीनियस होता है. सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू. According to the second statement, using ANOVA, one can draw a inference about whether the sample have been drawn from population having the same mean. इसमें जो mean होता है, mean यानी कि average जो होता है वो सेम होना चाहिए according to the ANOVA. तो ऑप्शन नंबर 2 is also the correct. ऑप्शन नंबर 1 is right. अनोवा टेस्ट जो होता है फ्रेंड्स, वे टू फाइंड इफ सर्वे और एक्सपेरिमेंट. अगर हमें रिसर्च में सर्वे और एक्सपेरिमेंट करता है, रिजल्ट जो होता है हमारा सिग्निफिकेंट है. इन अदर वर्ड्स, दे हेल्प यू फिगर आउट इफ टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस और एक्सेप्ट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस. हमारे पास टू टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं. वन होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस. जब हमें एक हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना होता है, एक को रिजेक्ट करना होता है. तो हम पहले या तो हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं या नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू अनोवा टेस्ट इसमें जो है हम डिफरेंट डिफरेंस ग्रुप में जो है अपने पॉपुलेशन को डिवाइड करके जो है डेटा को होमोजीनियस टाइप से टेस्ट करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज ANOVA. एग्जाम्पल, व्हेन यू माइट वांट टू टेस्ट डिफरेंट, अगर आपको डिफरेंट ग्रुप में टेस्ट करना है तब हम जो है ANOVA टेस्ट का यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. A research paper evaluated by the other expert either for publication or presentation at a conference is considered to have undergone peer review, public review, private review and the research review. जब आपका रिसर्च पेपर किसी अदर एक्सपर्ट के द्वारा जो है या किसी एक्सपर्ट के द्वारा रिव्यू किया जा रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि आप किसी कॉन्फ्रेंस में अपने रिसर्च पेपर को प्रेजेंट कर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं पीयर रिव्यू. हिंदी में बोलते हैं सहकर्मी रिव्यू. आपके कलीग या कोई एक्सपर्ट आपके रिसर्च पेपर को अगेन इवेलुएट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ पीयर रिव्यू. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following are the criteria for a successful interviewer? Option number A. Option number A, ethical. B, open-minded. C, gentle and sensitive. D, balanced. E, rigid and harsh in comments. So, कौन सा इंटरव्यू है, सक्सेसफुल इंटरव्यू का क्या क्राइटेरिया होता है? तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस यू कि इंटरव्यूअर का फर्स्ट ऑफ ऑल सक्सेसफुल इंटरव्यू का जो क्राइटेरिया होता है कि इंटरव्यू जो होता है वो एथिकल होना चाहिए. एथिकल का मीन्स होता है व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, क्या सही है क्या गलत है. तो फर्स्ट जो ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा. ओपन माइंडेड, यस, एक अच्छा जो इंटरव्यूअर होता है, अच्छा इंटरव्यूअर
जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो बायसनेस नहीं करता है, वो ओपन माइंडेड इंटरव्यू कंडक्ट करता है। जेंटल एंड सेंसिटिव टाइप का इंटरव्यू आपका नहीं होना चाहिए। जेंटल वर्ड इज गुड बट सेंसिटिव इंटरव्यू इज नॉट गुड फॉर अस। बैलेंस्ड, बैलेंस्ड यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा सी, जेंटल एंड सेंसिटिव। यानी कि जेंटल वर्ड, फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं कि इस जो ऑप्शन सी में जेंटल तो ठीक है, बट सेंसिटिव जो वर्ड है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। बट हमारे पास ऑप्शन में सी जो है वो सारे ही ऑप्शन में गिवन है, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन भी एनटीए पूछ सकता है। सी जो है हमारे पास सारे ही ऑप्शन में गिवन है, इसलिए हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। इसी वजह से किसी भी हालत में सी को तो हमको अपने आंसर में लेना ही होगा। तो एथिकल, ओपन माइंडेड, जेंटल एंड बैलेंस्ड, जो सक्सेसफुल इंटरव्यूअर होता है वो इंटरव्यू एंड इंटरव्यूअर दोनों को बैलेंस करके जो है इंटरव्यू को कंडक्ट करता है। रिजिड का मीन्स होता है कठोर, डिफिकल्ट। तो कठोर और डिफिकल्ट ये नेगेटिव वर्ड है, ये नहीं होना चाहिए। तो ए बी सी डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following are the criteria for public service commission? Personal biasness, ideological slant, accuracy, comprehensive, and the separation of opinions and fact. तो पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन का क्या क्राइटेरिया होता है? तो फ्रेंड्स पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन में पर्सनल बायसनेस नहीं होना चाहिए। बायसनेस का मीन्स होता है पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए, किसी भी टाइप की डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आइडियोलॉजिकल स्लैंट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द कम्युनिकेशन। एक्यूरेसी, पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन में एक्यूरेसी होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ ओपिनियंस एंड द फैक्ट, ओपिनियन एंड फैक्ट जो है उनका सेपरेशन होना चाहिए। तो सी डी ई इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12, symbols provide meaning when used in a contrasting style, random order, non-specific context and specific culture context। सिंबल यानी कि साइन, जिसे हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, साइन लैंग्वेज, साइलेंस कम्युनिकेशन जिसमें वॉइस नहीं होती, इसे हम साइलेंस तरीके से प्रेजेंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैंड मूवमेंट, गेस्चर, पोस्चर, हैंडशेक, ड्रेसिंग स्टाइल, आई कॉन्टेक्ट, स्मेल, all are the example of non-verbal and the symbol or the silence communication। जैसे मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, इट्स ओरल कम्युनिकेशन, इट्स अ वर्बल कम्युनिकेशन। तो सिंबल जब हम यूज करते हैं तो वो जो रिलेटेड होता है सिंबल हमारा कल्चर के कंटेक्ट से हम इसको रिलेट करते हैं। सिंबल मीन्स कल्चर, स्पेसिफिक कंटेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं तो हिंदू में जो व्हाइट कलर होता है वो बैड होता है, अनलकी होता है। लेकिन हम इसी तरीके से जज करें क्रिश्चियन पर्सन के लिए, जो व्हाइट कलर होता है वो लकी होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स है कि व्हाइट कलर इज लकी और व्हाइट कलर इज अनलकी। तो हिंदू के लिए अनलकी है बट क्रिश्चियन के लिए वो लकी है। हिंदू पर्सन जो है अपने मैरिज में व्हाइट कलर का यूज नहीं करते, बट क्रिश्चियन वहीं पर अपनी मैरिज में व्हाइट कलर को जो है यूज करते हैं। तो ये सिंबल्स जो है हमारे कल्चर्स को डिफाइन करता है। दैट इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। सिंबल्स प्रोवाइड करता है, यानी कि कलर भी एक सिंबल की तरह होता है जो डिफाइन करता है एक कम्युनिकेशन को। दैट इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक कल्चर कंटेक्स्ट। होप, I hope कि this concept is clear to you. Which of the following are forms of traditional media of communication? आपको बताना है इसमें से कौन सा ट्रेडिशनल मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन है। स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशन,
यक्षगाना, पपेट्री, हरि कथा, फिल्मी डांस। कौन सा ट्रेडिशनल यानी कि पहले यूज किया जाता था? स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशन। स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशन हमारा ट्रेडिशनल मेथड नहीं है। यक्षगाना इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। पपेट्री का हिंदी में मीनिंग होता है कठपुतली। तो आपने देखा होगा कठपुतली डांस जो होता है वो ट्रेडिशनल है, जैसे कि राजस्थान का है ये डांस। तो ये इस टाइप के कठपुतली जो नृत्य होता है ये हमारा ट्रेडिशनल मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन है। हरी कथा भी ट्रेडिशनल है। फिल्मी डांस जो है वो मॉडर्न है, modern media of communication. B, C, D is the right answer. Option number second is correct. Next, question number 14. One of the cool media of communication: print, television, photograph and radio. कूल मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है वो हमारा टेलीविजन होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम व्हाट इज द हॉट मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन? हॉट मीडिया कम्युनिकेशन, अगर ये कूल है तो हॉट कौन सा है? रेडियो, प्रिंट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ हॉट मीडिया कम्युनिकेशन। रेडियो इज द हॉट मीडिया एंड टेलीविजन इज द कूल मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन। When communicators use their positive or good image to reduce negative feelings towards a product brand, it implies। जब कम्युनिकेटर जो है अपने पॉजिटिव और गुड इमेज, देयर पॉजिटिव और गुड इमेज टू रिड्यूस नेगेटिव फीलिंग्स को रिड्यूस करता है, किसकी तरफ रिड्यूस करता है? प्रोडक्ट के ब्रांड की तरफ। ऑप्शन आपके पास गिवन है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ग्रुइटी, कन्फर्मिटी, कन्वीनियंस एंड द कॉन्विक्शन। इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ग्रुइटी, यानी कि एक पर्सन और द कम्युनिकेटर जो अपने पॉजिटिव और गुड इमेज को रिड्यूस करके नेगेटिव फीलिंग्स टुवर्ड्स किसकी तरफ करता है? प्रोडक्ट ब्रांड की तरफ। इसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ग्रुइटी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। सो आईसीटी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है नंबर्स को। व्हाट विल बी द डेसिमल इक्विवेलेंट फॉर द बाइनरी नंबर? तो हमें जो है इसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। नंबर आपके पास गिवन है, डेसिमल इक्विवेलेंट फॉर द बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है 11101110। जब हमें इसमें कन्वर्ट करना होता है तो हम इसमें जो है 2 की पावर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, राइट। एंड वो जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमारा राइट हैंड साइड से स्टार्ट होता है। जब हम पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होता है, राइट। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 6। अब हमारे पास डिजिट्स हैं 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये जीरो वाला जो है वो 2 कट हो जाएगा। 2 की पावर 1 यानी कि 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। यहाँ पे हम जीरो भी मेंशन कर देते हैं। अब ये जो 2 की पावर 4 है, जीरो यहाँ पे मेंशन है, दैट्स वाई ये भी कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। एंड 2 की पावर होता है फ्रेंड्स 32, 2 की पावर 5 32 एंड 2 की पावर 6 होता है 32 2 जा 64, राइट। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं 64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4 एंड 2, ये आपके हो जाएंगे 110।
ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, राइट। सो यहाँ पे कन्वर्जन हम कर रहे हैं, डेसिमल इक्विवेलेंट टू द बाइनरी नंबर कन्वर्जन हम यहाँ पे राइट हैंड साइड से 2 की पावर में ऐड करते जाते हैं। देन अगर वो जीरो होता है तो जीरो हो जाता है, आइदर हम उसमें वन डिजिट को अनदर डिजिट से ऐड करते जाते हैं। दैट इज द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल और बाइनरी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अगेन मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का। द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर field if its length is increased by 40% and breadth is increased by 10%। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वैसे तो हमारे पास 2 मेथड होती है, बट मैं आपको इस क्वेश्चन में शॉर्टकट मेथड्स का कैसे यूज करते हैं वो बताऊंगी। अगर इस क्वेश्चन को हम लेंथी मेथड से सॉल्व करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का जो फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, उसका फॉर्मूले का यूज करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं। बट हमारी शॉर्टकट क्या होगी, यहाँ पे आपसे बोला गया है लेंथ जो हो रही है इंक्रीज हो रही है, यानी कि हम प्लस का सिंबल यूज करेंगे। ब्रेथ जो है आपकी डिक्रीज हो रही है, यानी कि माइनस डिक्रीज हो रही है 10%। अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, जब 40% डिक्रीज हो रही है देन 10% ये जो है 40% इंक्रीज हो रही है, 10% लेंथ आपकी इंक्रीज हो रही है 40%, एंड ब्रेथ जो हो रही है वो आपकी 10% डिक्रीज हो रही है, प्लस 40% -10% अपॉन में 100। इसका जो फॉर्मूला होता है x%, इस शॉर्टकट का फॉर्मूला आप नोट कर लेना, y%, x इंटू y% एंड 100। जब इस टाइप के डिक्रीज और इंक्रीज करने के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तब आप इस आंख बंद करके इस फॉर्मूले का यूज करना एंड आंसर को क्विकली फाइंड आउट करना। जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, टॉपर होते हैं, वो हमेशा शॉर्टकट का यूज करते हैं, लेंथी मेथड के थ्रू जो है आपको नहीं जाना चाहिए, बिकॉज आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब हम हमारे आंसर को फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 40 एंड प्लस और माइनस ये कन्वर्ट हो जाएगा 10, एंड ये भी जो है आपका माइनस में है 40, तो ये हो जाएगा आपका 400 अपॉन में 100। तो +40 -10 एंड -4 30, राइट, -4, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में आंसर आ रहा है, यानी कि 20% आप सॉरी प्लस में आंसर आ रहा है, यानी कि 20% हमारा इंक्रीज हो रहा है। जब प्लस में इस फॉर्मूले का जब भी आप यूज करेंगे, प्लस में आंसर कैसे हो रहा है, 40 -10 यहाँ पे हो जा रहा है 30 -4, यानी कि हमारा प्लस में आंसर हो रहा है, यानी कि 26% जो है परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। अगर आपका माइनस में आंसर आता तब आप देते 20% डिक्रीज या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ये फॉर्मूला जब डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आप यूज कर सकते हैं, x% + y% + x and y% upon 100। So this is a very important formula. Okay. Next question number 18. So in an exam, our students got 40% marks and still failed by 20% marks. If the passing percentage is 40%, then what are the maximum marks of the exam? एक एग्जाम में स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलते हैं 40। कितने मार्क्स मिले? लेट से वी अज्यूम द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इज x। हम अज्यूम कर लेते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स स्टूडेंट्स के x से, बट स्टूडेंट्स को मिलते हैं 40 मार्क्स एंड स्टिल वो फेल हो जाता है 20% से। अब 20% हम किसका मेजर करेंगे? स्टिल ही फेल्ड
बाय 20% मार्क्स। 20% यानी कि x का 20%, राइट। अब आगे आप क्वेश्चन को रीड करिए। इफ द पासिंग परसेंटेज इज 40%, अगर पासिंग परसेंटेज जो है वो 40% है, तो पासिंग परसेंटेज हम किसमें से निकालेंगे? जो हमारा टोटल मैक्सिमम मार्क्स है उसी से हम जो है पासिंग परसेंटेज को निकालेंगे। मैक्सिमम मार्क्स से हमारे x, सो 40 प्लस आपका यहाँ पे 20x है, यहाँ पे 40x है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20%, यहाँ पे आ जाएगा आपका 40। सो आंसर इसको कैलकुलेट करके आएगा 200। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, राइट। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है एंड आपको लगता है कि, तो फिर आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे जो है टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी कमेंट्स कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया? इसमें से किस रिकमेंडेशन और किस कमीशन ने नेशनल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया में जो है स्टैब्लिश की थी? कोठारी कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन, नॉलेज कमीशन एंड यशपाल कमीशन। फ्रेंड्स, इंडिया में नेशनल यूनिवर्सिटीज जो स्टैब्लिश की थी वो था नॉलेज कमीशन, जो कि 2005 में आया था। नॉलेज कमीशन इन्होंने स्टैब्लिश की थी नेशनल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। इन्हीं के नेशनल नॉलेज कमीशन के रिकमेंडेशन पे भी नेशनल यूनिवर्सिटीज इंडिया में स्टैब्लिश की गई थी। कोठारी कमीशन जो कि आया था 1964 में, 10+2+3 के स्ट्रक्चर को दिया था कोठारी कमीशन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। 1964 में कोठारी कमीशन आया था, 10+2+3 के स्ट्रक्चर को कोठारी कमीशन ने डिफाइन किया था। राधा कृष्णन जो कमीशन था वो 1948 में आया था। पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि हमारे इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में हमारा जो देश है वो आजाद हुआ था। उसके बाद 1948 में कोठारी कमीशन आया था, जिन्होंने दिया था यूईसी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। अभी 2024 जून के एग्जाम में भी ये पूछा गया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो यूईसी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को दिया था राधाकृष्णन कमीशन थे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। Question number 20. So it's the last question. In its formative years, which university had taken to the strategy of adopting multimedia instructions through Gyanvani and Gyan Darshan? Option number 1, Karnataka State Open University, Indira Gandhi National Open University, Dr. B.R. Ambedkar Open University, यशवंत राव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी। सो फ्रेंड्स, ये जो मल्टीमीडिया इंस्ट्रक्शंस इनिशिएटिव है ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन, ये जो है ये किसके द्वारा जो है ऑपरेट किए जाते हैं? इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ज्ञानवाणी यानी कि रेडियो और एफएम, यहाँ पे हम सिर्फ लिसनिंग कर सकते हैं ज्ञानवाणी में। किसके थ्रू ये जो टेलीकास्ट किए जाते हैं? रेडियो एफएम के थ्रू ज्ञानवाणी टेलीकास्ट किया जाता है, रेडियो एफएम। ज्ञान दर्शन यानी कि यहाँ पर ज्ञान दर्शन आपके टेलीविजन के थ्रू टेलीकास्ट किए जाते हैं, टेलीविजन, राइट। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए रेडियो एफएम तो ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन टेलीविजन। तो दिस ऑल द initiative Gyanvani and Gyan Darshan is maintained by the Indira Gandhi and established by the Indira Gandhi National Open University. Option number 2 is the right answer. So this is the last question, and friends, thank you so much. Have a nice day.